नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज अब से चंद घंटे पहले पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर जनाब मखदूम हाशिम जमा बख्त 2240 अरब रुपए का यानी 2.2 खरब रुपए का पंजाब का बजट जो है प्रेजेंट किया। जब वो बजट की तकरीर कर रहे थे एन उसी वक्त PMLN के सीनियर रहनुमा अपोजिशन के लीडर जनाब ख्वाजा आसिफ साहब नेशनल असम्बली में वफाकी बजट के ऊपर अपनी तकरीर कर रहे थे। एदाद व शुमार, फैक्ट्स और स्टेटिस्टिक्स की मदद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जो माशी इकनॉमिक कारकर्दगी है उसकी ख्वाजा साहब ने धिजियाँ उड़ाने की कोशिश की। खासे कामयाब भी हुए, बड़े उन्होंने अहम नुक्ते और सवालात उठाए। ताहम वो आखिर में इतने जज्बाती हो गए कि उनकी तकरीर की जो लॉजिक और मंतक थी वो बहुत हद तक टूवर्ड्स द एंड जो है वो कमज़ोर पड़ने लग गई। पर अगर एक तरफ तो ये सिचुएशन है, साथ ही उन्होंने ये भी डिमांड किया कि हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी के 2 पिलर्स हैं, डॉक्टर हफीज़ शेख और गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर, इन्हें एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालना चाहिए। बिकॉज इनका इस सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये यहाँ से निकल जाएंगे, खिसक जाएंगे और इनको यहाँ पे रोकने की बहुत शदीद ज़रूरत है। उसके जवाब में असद उमर साहब ने भी एक बहुत ही भरपूर किस्म की तकरीर की। ताहम अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ मुल्क भर में कोरोना का जो पेंडेमिक के जो नुकसानात हैं उसका जो प्रेशर है पाकिस्तान के शहरों पे और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स पे और मेडिकल फैसिलिटीज़ पे वो बढ़ता चला जा रहा है। अब रेट ऑफ डेथ जो है वो पाकिस्तान में नए केसेस तो 4000 से 5000 के करीब डायग्नोज हो रहे हैं, तशख़ीस हो रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ डेथ भी अब तकरीबन 100 के करीब ही ठहरता है, या 100 के करीब होता है या 100 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और हमने देखा कि 1-2 दिन पहले एक बार फिर एदाद व शुमार शाया हुए इंपीरियल कॉलेज लंदन के, जिनका ख्याल था कि अगर गवर्नमेंट फोर्सफुल इंटरवेंशन नहीं करेंगी तो पाकिस्तान में अगस्त में इसकी पीक हो सकती है और 80,000 जो है वो डेथ्स हो सकती हैं। तहाँ बहुत से एक्सपर्ट से समझते हैं, उसमें आलम असद उमर साहब नहीं है, लेकिन बहुत से एक्सपर्ट से समझते हैं कि इंपीरियल कॉलेज लंदन का ये जो मॉडल है ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, क्योंकि इसमें असम्पशन ये है कि लोग ख़ुद से अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो एक बैकग्राउंड है, ये कॉन्टेक्स्ट है। इस बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट में मुझे ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन, रहनुमा, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से मज़हर अब्बास साहब, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़ियाकार हैं। हारून रशीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मुझे फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं, एडिटर रह चुके हैं कई अखबारात के। साबिर शाकिर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं, टेलीविज़न पर्सनैलिटी भी हैं, बहुत पाकिस्तान के कामयाब पॉलिटिकल ब्लॉगर भी हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, चूँकि आप हुकूमत से हैं, अगर आपसे हम पहले इस बात का आगाज़ कर लें, जो एक मसलसल तनकीद हो रही है कि हुकूमत और उसकी अपोजिशन के दरमियान, ख़ास करके हुकूमत सिंध और फेडरल गवर्नमेंट के दरमियान जो एक स्याह सफ़ेद किस्म की, ब्लैक एंड वाइट किस्म की डिबेट होती रही गुज़िश्ता 2-3 माह में, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, लॉकडाउन और नो लॉकडाउन, उसकी वजह से पाकिस्तान के दही इलाकों की, छोटे शहरों की जो बहुत बड़ी आबादी है, क्योंकि नाख्वानगी बहुत है, उनको ठीक तरह से कोरोना पेंडेमिक के ख़तरात का एहसास ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने वो एहतियाती तदबीर ही इख्तियार नहीं की जो कि हुकूमत कहती रही है, लेकिन उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहित, आई एम लिटिल लॉस्ट राइट नाउ आपसे बात करने से पहले। अभी मुझे थोड़ी देर पहले एक टेलीफोन आया, थोड़ी देर का मतलब है 10 मिनट पहले। एक मेरे जानने वाले हैं जिनकी बच्ची थी 21 साल की, एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी। 1 महीना पहले उसकी जॉब ख़त्म हो गई और अभी उसने कोई 2 घंटे पहले पंखे से लटक के सुसाइड कर ली। ये मुझे सिर्फ 10 मिनट पहले टेलीफोन आया इस प्रोग्राम से। और मैं क्योंकि उस बच्ची को जानता था, इसलिए मेरे लिए बड़ा मूविंग मोमेंट है फॉर मी, ये सोच के कि सच अ यंग चाइल्ड, सच अ ब्राइट चाइल्ड लॉस्ट अ लाइफ जस्ट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन और दिस कोविड। सो इसी से मैं बात का आगाज़ करूँगा कि जब सारे लोग इस सारी कैटास्ट्रॉफी का एनालिसिस करते हैं, जब सारे लोग इस सारी बात का एनालिसिस करते हैं, तो उनको ये बात समझ नहीं आती कि जो हेड ऑफ़ स्टेट होता है उसने बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होता है। वो सियासत नहीं कर रहा होता सिर्फ, उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। गोश पोश का इंसान होता है, उसके इमोशंस होते हैं, उसको लोग वीडियोस भेजते हैं, बातें भेजते हैं, लोग उसके साथ बात करते हैं।
उसके सामने पोलियो के वर्कर्स भी होते हैं, उसके सामने जिन बच्चों को टीके लगते हैं हिफाजती वो भी होते हैं, उसके सामने वो सारे गांव में रहने वाले लोग होते हैं जिन्होंने ज़चगी के दौरान औरतें मर जाती हैं और बच्चे मर जाते हैं, हॉस्पिटल नहीं पहुंचते हैं। वो तमाम लोग होते हैं जिनके डायलिसिस होने होते हैं हॉस्पिटल्स में। फिर वो तमाम लोग होते हैं जो रोज़ की रोज़ रोटी खिलाते हैं रोज़ी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं ये इमोशनल बातें करके है कि अगर आप हमें समझाएं, आप कह रहे हैं कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। कोविड के बारे में मेरा आर्गुमेंट ये है, इकोनॉमिक इंपैक्ट को, मेरा हेल्थ को मैनेज करना है कि अनफॉर्चुनेटली 70 साल में हमारा सिस्टम ब्रोकन है। हमारी मशीनरी उस तरह से इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाती जैसे उसे करना चाहिए। हमारी मशीनरी का मतलब हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी स्टेट की मशीनरी, और वो बहुत जल्दी अजम्पशंस लगा के बैठ जाती है कि अब जो आसानी वाला काम है वो हो जाए और हमारे पे उसकी कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी बंदे ने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसी ने ख़त्म करना, तो उसकी ACR पे उस प्रोजेक्ट के महंगे होने का, सस्ते होने का, नाकाम होने का, कामयाब होने का कोई असर होता हो। 6 महीने उसकी जॉब वहाँ है, 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र कर दिया वो कहीं और, फिर वो कहीं और। जो प्रोजेक्ट उसने शुरू किया था वो ख़राब हो गया, फना हो गया, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, उसकी ACR पे उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो इन तमाम इनकन्सिस्टेंसीज़, इस तमाम ब्रोकन डाउन सिस्टम जो 70 साल से हमने ब्रेक कर दिया हुआ है, उससे ये जो प्रोडक्ट बाहर आई है वो एक कंफ्यूज्ड प्रोडक्ट है। जो आपका हेड ऑफ स्टेट है उसने एक गाइडलाइन देनी होती है, एक लीडरशिप देनी होती है, और नीचे सारी आपकी जो मशीनरी उसने इम्प्लीमेंट करनी होती है। अब ये जो सारी बात बार बार हमारे सामने आती है, इसकी वजह यही है कि प्राइम मिनिस्टर जो लीडरशिप दे रहे हैं वो वाहिद है जो पहले दिन से कंसिस्टेंट बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन इसका सलूशन नहीं है, इसका सलूशन एहतियात है और उसके साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी है। लेकिन अब आपका जो सवाल है कि फिर इसमें इतना कयास क्यों नज़र आता है, उसमें कयास इसलिए नज़र आता है कि अपोजिशन की तो पॉलिटिक्स इस पे चमकेगी। अगर गवर्नमेंट नाकाम नज़र आएगी किसी भी बात पे तो वो तो हर सूरत उन्होंने पॉलिटिक्स करनी समझ आती है और वो करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ पब्लिक जो है वो बहुत सारी इसको सीरियसली नहीं ले रही कि कोरोना भी कोई चीज़ है, वो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। तीसरी चीज़ रह गई मशीनरी रह गई, और वो मशीनरी ये समझती है कि यार लॉकडाउन पूरा कर दो, आसान काम है, 10 जगह पे पुलिस वाले खड़े कर दो, बजाय इसके कि हम SOPs को इम्प्लीमेंट करें, जगह जगह जाके लोगों को जुर्माने करें, हम मूव होते हुए नज़र आएँ। बिल्कुल मेरे साथ बताइए कि अगर 48 रुपये पेट्रोल सस्ता हो जाए मेरे साथ तो क्या अशिया खुर्दोनोश की चीज़ें सस्ती करना आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है उसका काम नहीं है? तो बुनियादी तौर पे ये सिस्टम ब्रेक हो चुका है और ब्रोकन सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, जिससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ठीक, जी प्लीज। मज़हर अब्बास साहब, मैं कॉन्ट्रेरी व्यू। मज़हर अब्बास साहब, आपने सुना डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, आप क्या समझते हैं? सिस्टम का ब्रेकडाउन है, ब्यूरोक्रेसी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रही, विजन ठीक था, स्मार्ट लॉकडाउन होना चाहिए था, इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इकोनॉमिक इशू भी था। दीज आर द पॉइंट्स। शुक्रिया मोहित। सबसे पहले तो शहबाज गिल साहब ने जिस बच्ची की बात की, खुदा मग़फ़िरत करे, उनके अहले खाना को जो है वो हिम्मत दे। ज़ाहिर है एक ट्रॉमा है, फैमिली का ट्रॉमा है, एक जवान बच्ची का चले जाना बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। इससे तो कोई शक नहीं है, ज़ाहिर है उसको डिप्रेशन भी होगा, उसको जॉब जाने का जो है वो भी बहुत प्रेशर होगा, और सर्कमस्टांसेस हो सकती हैं जिसका हमें शायद इल्म नहीं है। लेकिन जब हम इस टॉपिक पर आते हैं तो देखिए, ऐसे अभी कल अगर असद उमर साहब की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो उससे नज़र आता है कि अगर ये अगस्त तक 7-8 लाख लोग इस वायरस में मुब्तला हुए तो मुझे बताएं फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ रहेगी, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ चलेगी? अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो है वो वायरस से इन्फेक्टेड होंगे, और अगर आप फिगर्स उठा के देख लें तो इसमें ज़्यादातर लोग लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के हैं जो इन्फेक्ट हो रहे हैं। और इस वक्त अगर आप हॉस्पिटल्स में जाके देखें तो हॉस्पिटल में आपको बेड अवेलेबल नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम है, लेकिन उस ब्रेकडाउन ऑफ सिस्टम के लिए पिछले 2 साल में ऐसे क्या एफर्ट्स हुए हैं? आप EOBI उठाएं, जहां आपको डेटा आपको कलेक्ट करना था। EOBI में माजी में मैसिव करप्शन हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कोई पॉलिसी डायरेक्शन तो होती है ना। 2 साल में पॉलिसी डायरेक्शन क्या है? चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश किधर है? वो मुझे नहीं नज़र आती। अगर 2 साल में इम्प्रूवमेंट की कहीं कोशिश की होगी, कोई डायरेक्शन होती, कुछ पॉलिसीज़ आई होती, कोई जो कम से कम जिन रिफॉर्म्स का प्राइम मिनिस्टर ने खुद बात की थी, सिविल सर्विस रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म,
वो कहीं हमें इम्प्लीमेंट होती नज़र नहीं आती। तो फिर माजी में जो बातें हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त हैं, उसमें मैं और शहबाज गिल साहब बिल्कुल एक हैं, लेकिन मुझे इस 2 साल की कारकर्दगी कहीं नज़र नहीं आ रही, उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। देखिए इस वक्त ये पेंडेमिक है, ये खौफनाक तरीके से फैल रहा है। इस चीज़ को अगर आपने रोकने की कोशिश नहीं की तो जो प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की और लोगों के भूख के मर जाने की, तो ये सूरत हाल अगर खतरनाक हो गई तो लोग सड़कों पे मरेंगे, उसका फिर कौन जिम्मेदार होगा? साबिर शाकिर साहब, आपकी तरफ आता हूँ, फिर हारून रशीद साहब की तरफ भी चलता हूँ। आपने एक बिल्कुल अलग से आपने एक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। मैं आपका कॉलम देख रहा हूँ उर्दू में, एहतसाब का नारा या कारकर्दगी, जिसमें आपने कहा है कि कोरोना का जो पेंडेमिक है ये पीटीआई की हुकूमत के लिए एक नई लाइफ लाइन लेकर आया है। ये हुकूमत कोरोना हुकूमत के लिए एक ढाल साबित हुआ है और बहुत सी कोताहियों, खामियों और मुख्तदर हलकों की कारकर्दगी से मायूसियों को कोरोना ने छुपा लिया है। अगर कोरोना हमला आवर ना होता तो अपोजिशन हुकूमत पर पूरी शद्दत व क़ुव्वत के साथ हमला आवर हो चुकी होती। क्या कहना चाह रहे हैं आप? सब बात तो ये है कि ये तो इसमें शुबा ही नहीं है कि अपोजिशन लाइनअप हो रही थी और बहुत तेज़ी से हो रही थी और नई सफ़बंदी कर रही थी, लेकिन और ख़बरें भी आ रही थीं। और इसके बाद फिर हुआ ये कि शहबाज शरीफ साहब भी वापस आए आखिरी फ़्लाइट पे। ज़ाहिर है वो कोई उनको ख्वाब नहीं आया था कि आए और फंस गए नैब के केसेस में। वो तो फिर अगला मरहला शुरू होता है ना जी। तो सूरत हाल ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि कोरोना अगर ना आता पाकिस्तान में तो इस वक्त यहाँ पे सियासी हलचल और सियासी सरगर्मियाँ और सियासी भौंचाल कुछ और नौयत का होना था। लेकिन क्या इस कोरोना की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हुई है? क्या हुकूमत डिलीवर कर चुकी है, कर सकी है? तो इसका जो हमें अमली नमूना नज़र आता है उसमें तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है कि जवाब हाँ में दिया जाए। और इसीलिए मैंने वो जो कॉलम लिखा था एहतसाब या फिर कारकर्दगी, उसकी रीज़न ये है कि आप मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 2 दफ़ा अकाउंटेबिलिटी करप्शन की वजह से फारिग की गई। नवाज शरीफ साहब को 1 दफ़ा इसी वजह से फारिग किया गया, दूसरी वजह से किसी और वजह से फारिग किया गया। लेकिन वो 1-2 साल 2.5 साल के बाद वो अकाउंटेबिलिटी करप्शन वो नारा वारा सारा ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो बेनज़ीर भुट्टो भी वापस आ गई और नवाज शरीफ साहब भी 2 दफ़ा नहीं बल्कि 3 दफ़ा इक़्तिदार में रह चुके हैं। तो इसीलिए अगर मौजूदा गवर्नमेंट को भी अगर सर्वाइव करना है तो उसका फिर एक ही हल है और वो है कारकर्दगी, जिसका हम सब जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड पे जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो तो वही होगा कि लोग क्या खुश हैं। लेकिन साबिर शाकिर साहब, इस आर्गुमेंट में एक मसला है। मसला यह है कि हुकूमत तो बड़ा सख्त अंडर प्रेशर आ गई है कोरोना पेंडेमिक के मसाइल की वजह से। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, उसको खर्चा करना पड़ गया है, उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे और प्रेशर पड़ गया है, उसको मजीद कर्जे लेने पड़ गए हैं, फंड लेने पड़ गए हैं, वो क्राइसिस में है, उस पर तनकीद भी बहुत हो रही। तो उसको रिलीफ कैसे मिल गई है? अपोजिशन ने क्या बिगाड़ लेना था हुकूमत का? हुकूमत का क्या बिगाड़ना था? वो तो अगर कोरोना ना होता तो फिर ये सारी सिचुएशन ही कुछ और होनी थी जो इस वक्त हम देख रहे हैं। फिर तो सिचुएशन ये नहीं होनी थी, ये कोरोना डिस्कस ना हो रहा होता, फिर बराह रास्त पंजा आजमाई हो रही होती। नहीं, और ये इस वक्त अच्छा, जो नहीं, बजट इस वक्त जो बजट सेशन है, ठीक है, सब इस वक्त जो बजट सेशन है, हाँ, ये तो लाइफ लाइन में इसलिए कह रहा हूँ, बजट तो कोई कंपटीशन तो है ही नहीं। अब तो कोई इवन यहाँ तक तय हो गया कि जो कटौती की तहरीकें हैं उस पर वोटिंग ही नहीं होगी, यहाँ तक हो गया। फिर ये है कि प्रोपोर्शनल तय हो गया कितने बंदे बैठेंगे। वो आप कौमी असम्बली का बजट सेशन देख लें तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि अपोजिशन का कोई मूड नजर आ रहा है। और इवन बजट से पहले आपको याद होगा कि कोरोना भी थोड़ा सा पीछे था। अच्छा, जरा मुझे जरा हारून रशीद साहब को लेने दें। बहुत ही तसल्ली के साथ और बहुत ही पेशेंस के साथ हारून रशीद साहब ने, मैं अप्रिशिएट करता हूं, उन्होंने सारी डिस्कशन सुनी। हारून रशीद साहब, क्या आपको लगता है कि अगर कोरोना के मसाइल ना खड़े होते, कोरोना पेंडेमिक से जो प्रेशर पड़ा है पूरे निज़ाम के ऊपर, मईशत पे, हुकूमत के तमाम इदारों के ऊपर, अगर ये ना होता तो कंबाइंड अपोजिशन जो है वो पीटीआई की हुकूमत के लिए इस वक्त ज़्यादा बड़ा चैलेंज खड़ा कर देती? हाँ, जाहिर है ज्यादा वो मनसूबाबंदी तो मौजूद थी और कई तरफ से उन्हें हमायत की यकीनदारी भी थी।
लेकिन ये तो है कि देखिए सियासत में हम मफरूजों पे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। इस वक्त तो सामने की सूरत हाल जो है उस पर बात करनी चाहिए, कोरोना पे बात करनी चाहिए, जिसमें हुकूमत की गलतियां भी हैं और बतौर कौम के एक फेलियर भी है, पूरी कौम का, सिर्फ हुकूमत का नहीं। हुकूमत का फेलियर ये है तब तबलीगी जमात अपना इज्तिमा कैसे कर लेती है और उन्हें क्या समझाया नहीं जा सकता जाके कि भाई उलमाए कराम आपके जाने खतरे में होगी, और तफ्तान में चीज़ों को हैंडल क्यों नहीं किया जा सकता और डेरा गाजी खान में क्यों नहीं किया जा सकता, और यौम शहादत अमीरुल मोमिनीन पर लोगों को ये क्यों नहीं अर्ज किया जा सकता कि भाई कोई दूसरा तरीका, मुख्तलिफ तरीका ढूंढ लें जनाब अली करमल्लाह वजह को खराज तहसीन पेश करने का, और डॉक्टरों को लिबास बर वक्त मुहैया करना और चीज़ें बहुत सारी, और को कन्फ्यूजन कुछ पाएगा। लेकिन हुकूमत के अवाम की, आम आदमी की, और आम आदमी क्या पढ़े लिखे तबकात की क्या नाकामी है। ताजर चीखते रहे जनाब हमें कारोबार करने दे, हम मर रहे हैं, हम 100% की पाबंदी करेंगे, कोई 100% की पाबंदी नहीं कर रहा। उसके बाद मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने ऐलान किया एक ऐसे प्लेटफार्म से जहाँ पे फार्मूला तय हो रहा था कि बिल्कुल आएंगे मस्जिदों में, और वही मस्जिदों में क्या, अगर आपकी जान को खतरा हो तो आपकी जान की हिफाजत भी तो जरूरी है ना, इबादत जरूरी है। अच्छा, मीडिया जरूर चीखता रहा कि भाई एहतियात करो, हुक्मरान जो है वो समझ ही नहीं सके कि अगर किसी आदमी के ट्रेन के नीचे खतरा हो तो ये नहीं कहते कि अरे भाई इधर आ जाओ, पीछे हट जाओ, बल्कि जैसे घाना के सदर ने कहा, चीख कर कहा जाता है ओ भाई क्यों खुदकुशी करने लगे। एक कौम की नाकामी है, सिविल अदारे तबाह हो चुके हैं, पुलिस भत्ता ले रही है और खुश दिली से ताजर भत्ता देते हैं, ग्राहक गिन के देते हैं, यानी उन दिनों में देते रहे। मार्केटों में लोगों ने पैसे जमा किए और बिजनेस, माशरे का अखलाकी जवाल है। और मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि 2 साल होने को आए हुए इन्होंने कोई न मामले को समझे ही नहीं। हमने 2 बावर्चियों को निकाल दिया जो चीनी और आटा और घी और चाय चोरी करते थे बावर्ची खाने से। अब हमने एक ऐसा बावर्ची रख लिया है जिसे पता ही नहीं खाना क्या होता है, जिसे परवाह ही नहीं कि खाना पकना चाहिए। तो ये माशरे की भी हुकूमत की भी नाकामी है। इसका जरा क्विक जवाब ले लें, नाकामी है। इसका क्विक जवाब ले लें शहबाज गिल साहब। बावर्ची खाने से, किचन से 2-3 चोरों को निकाल दिया, लेकिन एक ऐसा बावर्ची रख दिया जिसको पता ही नहीं है कि खाना बनता कैसे, खाना होता क्या। देखिए मोहित, दोबारा हमें लार्जर स्पेक्ट्रम को देखने की ज़रूरत है कि हमारी, अगर हम ये कहते हैं कि खाना बनता कैसे, तो हमें ये भी देखना पड़ना है बसद एहतराम सबसे कि हम में से किसने कब देखा है गुड गवर्नेंस कब होती है। मेरे जितने साथी इस प्रोग्राम में बैठे हैं उनमें से किसने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा पाकिस्तान में गुड गवर्नेंस कब होती है। हमें इस जानवर का पता ही नहीं है, हमारे मुल्क में ये हुई नहीं, तो हमें इसका क्या पता। और जो वेस्ट में होती है उसके और हमारे मारूजी हालात फ़र्क हैं, वहाँ पे ना ब्यूरोक्रेसी की ये सिस्टम है, ना अदालतों की ये सिस्टम है। तो अब हम एनालिसिस करते हैं दोबारा मफरूज़ों पे, ये जाने बगैर कि एक गवर्नमेंट जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, जो आइन को चेंज नहीं कर सकती, एक गवर्नमेंट जो बहुत सारे फ़ैसले लेती है, तो उसमें जो हमारा अदालती सिस्टम है उसको भी मद्देनज़र रखना पड़ना है। आप कंपटीशन कमीशन जो 27 अरब के फ़ाइन करती है, जिसका काम था प्राइसेस को कंट्रोल करना, वो सिर्फ 3.5 करोड़ के फ़ाइन वसूल करता है क्योंकि वो मिली भगत है। वही लोग, वही अशराफिया जिनकी फैक्ट्रियाँ और मिलें हैं, उन्होंने ही वो कंपटीशन कमीशन के बंदे लगवाए होते हैं, वो उनके खिलाफ कब कार्रवाई करेंगे। वही लोग जिनके बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वही मीडिया हाउसेस भी बना लेते हैं। ब्रेक लेने दीजिए मुझे, बहुत भरपूर आपका मौक़िफ़ है, भरपूर मौक़िफ़ पे मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के स्पेशल असिस्टेंट हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव स्पोक्समैन हैं, उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही दिलचस्प आर्गूमेंट जो है इस नशिस्त में सामने रखा। उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में कभी भी इफ़ेक्टिव या गुड गवर्नेंस का कोई मॉडल प्रेजेंट हुआ ही नहीं है। चूँकि मॉडल प्रेजेंट ही नहीं हुआ, इसलिए तमाम जो लोग इस पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, वो मगरिब के गवर्नेंस मॉडल्स की तरफ देखते हैं। लेकिन मगरिब के और पाकिस्तान के हालात में बहुत फ़र्क है।
वहाँ इस किस्म की इंस्टीट्यूशनल मिसमैनेजमेंट या इंस्टीट्यूशनल इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ नहीं हैं, वहाँ कोर्ट्स इस तरह से इंटरवेंशंस नहीं हैं। और ये एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, वो कानून साजी नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल नहीं सकती, और ब्यूरोक्रेसी की कमज़ोरी की वजह से और कोर्ट्स की इंटरवेंशंस की वजह से जो रिजल्ट्स वो हासिल करना चाहती है वो हासिल करने बहुत दुश्वार हैं। साबिर शाकिर साहब, ये जो आर्गूमेंट है ये फ्लाई करता है स्ट्रेट अवे, आपकी जो लॉजिक है ये बिल्कुल उसके ऊपर जाके गिरता है, बिकॉज आपने एक बिल्कुल मुख्तलिफ आर्गूमेंट दिया था, शहबाज गिल साहब बिल्कुल मुख्तलिफ एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो एक गैर रवायती किस्म के सियासतदान और बिल्कुल एक इनकलाबी किस्म का वो एक मंशूर लेके आए थे, और अगर उनको ये पता चल गया है, जैसे कि डॉक्टर शहबाज गिल साहब कह रहे हैं, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि उनको असेंबली में सिंपल मेजॉरिटी 2/3 तो क्या सिंपल मेजॉरिटी भी हासिल नहीं, और जब खान साहब को ये पता है सिंपल मेजॉरिटी हासिल नहीं तो हुकूमत कैसे चला रहे? मैं यही तो है कि उनके साथ एक पिसाकी है PMLQ की, एक है MQM की, एक है GDA की, और यही हाल पंजाब में है। जब इमरान खान साहब को ये पता चल गया है कि अगले 5 साल तक वो एक अपाहज हुकूमत के सरबराह होंगे, 3 साल, और वो किसी किस्म अगले वो 2 साल हो गए, 3 साल बाकी रह गए, अपाहज हुकूमत के सरबराह हैं, वो अपना कोई एजेंडा, कोई मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते, वो कोई कानून साजी नहीं कर सकते, ना कौमी असम्बली में उनको मेजॉरिटी है, ना सेनेट में मेजॉरिटी है, ना पंजाब असम्बली में मेजॉरिटी है, तो फिर ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत करने का फायदा क्या? ठीक, उनको चाहिए कि वो कौम से खिताब करें और उनको बताएं कि मेरा ये मंशूर था, एक लीडर बन के आए, जैसे कि और हुकूमत छोड़ दें। ठीक है, इस पे रद्द अमल ले लें। मजहर अब्बास साहब, दिस इज व्हाट इमरान खान नीड्स टू डू, हुकूमत छोड़ दें और कुछ हल ही नहीं है। मैं इस पे मोईद, इस पे मैं क्विकली एक जवाब दे दूं। जी शहबाज बोलें क्विकली, बहुत क्विकली। शुक्रिया मदर अब्बास साहब। अच्छा मोईद, देखिए इसमें साबिर शाकिर साहब की बात अपनी जगह बजा, लेकिन उसमें एक चीज़ वो ज़रूर इस बात पे गौर करें कि इमरान खान साहब ने 24 साल जद्दोजहद करके यहाँ पहुँचे हैं। अब मार्जिनल आप बेहतरी तो दिखा सकते हैं, PIA को बहुत बुरी हालत से निकाल के आप यहाँ तक बेहतर ले आए हैं। आप बहुत सारी और जगहों पे जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर का 1 अरब 40 करोड़ तक खर्चा चला गया था, उसको खींच के आप 68 लाख तक ले आए हैं, जब आपका प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है, एक्टिव भी है, और वो वहाँ से परफॉर्मेंस भी ज़्यादा, इंगेजमेंट भी ज़्यादा उस ऑफिस की। आप क्या कह रहे हैं? एक अरब साल का 1 अरब खर्चा था और अब करोड़ से कम है। Are you saying this thing? 1 अरब 40 करोड़ तक, 1 अरब 40 करोड़ तक, और अब क्या 1 करोड़ से कम है? जी मेरी बात नहीं, अब 1 करोड़ से कम है। 1 अरब 40 करोड़ तक 60 करोड़ गया था। जी मोईद, मुझे बात पूरी करने देंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। 1 अरब 40 करोड़ तक चला गया था, और प्राइम मिनिस्टर ने पहले साल में 40% कम किया और इस साल में 20% कम किया, और अब ये 68 करोड़ है। 70 करोड़ से कम 68 करोड़ जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, जिसमें सारी जो एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती है, सारी चीज़ें। और ये वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है जो पहले के बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कहीं ज़्यादा इंगेज्ड है। दूसरा, कश्मीर को, आपकी फॉरेन पॉलिसी को कोई फेस नहीं था, आप पूरी दुनिया में आइसोलेट होकर रह गए थे। इस प्राइम मिनिस्टर ने वापस आपको वो चेहरा दिया, आप कश्मीर को आवाज़ दी, एम्बेसडरशिप दी, UN में जाके आवाज़ उठाई। तो या तो खान साहब सिर्फ आके सुबह कुर्सी पे बैठ जाते हो ना और शाम में उठ के चले जाते हो, तो फिर ये तो बात ठीक है कि आप लूली लंगड़ी गवर्नमेंट छोड़ दें और आप दे दें उन चोरों को वापस, ताकि वो दोबारा आके लूटें। लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स किसी कॉज के लिए आप समझते हैं कि गवर्नमेंट लूली लंगड़ी नहीं है, दर्द है, तो आप ये करेंगे कि आप जितनी बेहतरी कर सकते हुए आप गिवन रिसोर्सेज में उतनी बेहतरी करने की कोशिश करेंगे, और अगली दफा आवाम के सामने जब मुकदमा रखेंगे तो बताएंगे जी ये मैं कर सका, ये मैं नहीं कर सका। ठीक है, मतलब साहब इट्स अ रैशनल, मार्जिनली जो चीजें कर सकते हैं आप गिवन, वो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उसमें, रेडिकल नहीं हो सकता जो हम चाहते हैं। हकीकत पसंदाना तरीके से देखा जाए तो रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुकूमत नहीं कर सकती। लोग रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन मांगते हैं, लेकिन हुकूमत मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स कर रही है, सिस्टम में डिलीवर करने की कोशिश कर रही है। मजहर अब्बास साहब,
मोहित, जब आप ये बात कर रहे थे तो इमरान खान की अपनी किताब में उन्होंने एक तज्जिया पेश किया है और उसमें उन्होंने इमरान खान बहुत मानते थे मियाँ बशीर साहब को के हवाले से उन्होंने कहा कि एक मरतबा मियाँ बशीर साहब बहुत बीमार थे, हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी, तो वो और उनके एक करीबी दोस्त उमर फारूक, जिनको वो गोल्डी कहते थे, वो दोनों मियाँ बशीर के पास गए और उन्होंने ये पूछा कि हमारी पार्टी जो है वो कब पावर में आएगी। और मियाँ बशीर ने, जिनकी आंखें बंद थी, आंखें खोलकर कहा कि जब तुम जिम्मेदारी लेने के काबिल हो जाओगे। हारून साहब को और साबिर को उनकी किताब का ये चैप्टर ज़रूर याद होगा। देखिए, कोई रेडिकल चेंज की ज़रूरत नहीं थी, बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत थी, और बुनियादी तब्दीलियों के लिए आपको लेजिस्लेशन की नहीं ज़रूरत थी। गवर्नेंस के लिए आपको लेजिस्लेशन नहीं चाहिए होती है। आप मुझे बताएं, क्या करना था फिर? मुझे बताएं ना, आपने केपी का मॉडल आप मुसलसल हमें रटवाते रहे नासिर दुर्रानी का नाम ले लेकर कि क्या कमाल उन्होंने परफॉर्मेंस की, और बाकी उन्होंने केपी में बड़ी रिफॉर्म्स की थी। फिर क्या हुआ? क्या किसी लेजिस्लेशन ने, क्या ऑपोजिशन ने उनको नासिर दुर्रानी को हटाने को कहा था? 4 या 5 चीफ सेक्रेटरी आप पंजाब में तब्दील कर देते हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? बैड गवर्नेंस। नासिर दुर्रानी को हटा के एक आईजी दूसरा आईजी, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? बैड गवर्नेंस। ये आपको पुलिस रिफॉर्म्स को के लिए आपको क्या करना था और कौन मुखालफत कर रहा था? सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के राह में कौन रुकावट बन रहा है? जुडिशल रिफॉर्म्स के राह में कौन रुकावट बन रहा है? इमरान खान जब इख्तिदार में आने से पहले वो ये कहा करते थे कि उनकी मुख्तलिफ कमेटीज़ ने सारी तैयारियां की हुई हैं, बस वो जैसे ही इख्तिदार में आएंगे वो रिफॉर्म्स शुरू हो जाएंगी। आप मुझे बताएं कि जो बातें इमरान खान 2018 के इलेक्शन से पहले किया करते थे कि हमारी हर तैयारी मुकम्मल है, वो कहीं आपको वो चीज़ इम्प्लीमेंट होती नज़र आई? इन्फोर्स करते हुए कहीं नज़र आते हैं वो उस चीज़ को? प्रॉब्लम तो जब आती है, ऑपोजिशन तो उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि ऑपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, आपकी गवर्नमेंट को इन हाउस तब्दीली की। कहीं ऑपोजिशन ने 2 साल में ऐसी क्या एफर्ट्स की? कुछ भी नहीं की। पंजाब तक में नहीं की, जहां और ज्यादा सिर्फ 6 सीटों का मामला था। कहीं आपको कहीं हॉर्स ट्रेडिंग नजर आई? साबिर शाकिर साहब, कि हमारा जो सारा इन्फॉर्मेशन और डिस्कशन डिस्कोर्स है पाकिस्तानी मीडिया का या पाकिस्तानी माशरे का, जो हमारा पॉलिटिकल डिस्कशन और डिस्कोर्स है, वो फैक्ट ड्रिवन, इंफॉर्मेशन ड्रिवन नहीं है, वो बेसिकली ख्वाहिशात ड्रिवन है, विश ड्रिवन है। और हम कह तो देते हैं चीज़ें कि ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रही, हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं। इसको मेडिसिन की लैंग्वेज में बात करें, हम सिम्टम्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है। हम बात करके चले जाते हैं, क्योंकि आपने कहा कि हुकूमत को छोड़ देना चाहिए, वो बता रहे हैं कि मसाइल किस किस्म के। डॉक्टर साहब देखें, शहबाज गिल साहब ने बिल्कुल हमारे मौक़िफ़ की 100% तायीद की है। केपीके की मिसाल देके उन्होंने कहा केपीके में मुश्किल हालात थे, वहाँ पे कोलिशन गवर्नमेंट थी, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, लेकिन एक चीज़ थी जो मज़हर अब्बास साहब ने कहा, विल थी, और वहाँ पे वो सब कुछ हो गया। और उन्होंने केपीके की बुनियाद पे फिर अगला इलेक्शन लड़ा, कारकर्दगी की बुनियाद पे केपीके में 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा नंबर हासिल किए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि केपीके पे पूरे पाकिस्तान की नजरें नहीं थी, वहाँ पर इतनी इंटरवेंशन नहीं थी, सारा नहीं सर, नहीं फोकस भी नहीं था मीडिया। उस वक्त भी खबरें आती थी, उस वक्त भी सब कुछ होता था। तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने हमारी बात की है और मौक़िफ़ की तायीद की है कि जनाब, अगर केपीके में विल थी तो सब कुछ हो गया, लेकिन अब एक सूबे में उनकी 2 सूबों में हुकूमत है, तीसरे में कोलिशन है, मरकज़ में है, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। और जो मज़हर अब्बास साहब ने वो सही मिसाल दी दुरानी साहब की, कि वो तमाम प्रेशर खान साहब ने फेस किए, रिजेक्ट किए, और उन्होंने सूबे में उनसे काम लिया। लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है कि जहाँ पे वो काम नहीं है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब खुद पंजाब में इनको किन मुसीबतों का सामना रहा, उनको वहाँ से क्यों सीएम साहब के साथ नहीं चल सके, वहाँ पे क्यों ये मसाइल हुए और उनको वहाँ से मरकज़ में आना पड़ा? उसकी रीज़न है कि वहाँ पे हर ऐसा है कि जो एक विद इन पार्टी और पार्टी के बाहर इमरान खान साहब के मैनिफेस्टो को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा, नहीं बढ़ने दिया जा रहा, और बहुत सारी बैसाखियाँ उनके साथ लगी हुई हैं।
इसलिए मैं ये कहता हूँ कि वेस्टर्न जमहूरियत की खान साहब मिसाल देते हैं, तो डॉक्टर शहबाज गिल साहब खुद अमेरिका के पढ़े हुए हैं और वहाँ से होके आए हैं। तो वेस्टर्न जमहूरियत में फिर यही होता है कि जब आपको पता है कि आप डिलीवर नहीं कर पा रहे और आप ठीक, अब तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कितना वक्त है अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने का, इससे पहले कि लोग कुछ और सोचना शुरू कर दें आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मज़हर अब्बास साहब से हम शुरू करना चाहते हैं। मज़हर साहब, आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट कर दूं कि साबिर शाकिर साहब जो हैं वो तो बज़द हैं कि इमरान खान की हुकूमत अगर डिलीवर नहीं कर सकती तो उसे छोड़ के चले जाना चाहिए। ये जो डिलीवरी की यार्ड स्टिक है, इसको आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे और कितना वक्त है अब इमरान खान हुकूमत के सामने कि वो कुछ करके दिखाए लोगों को, ताकि ये जो एक जो परसेप्शन है ये बदली जा सके? देखिए, जो साबिर बात कह रहे हैं ना, वो आज की बात है। आज अगर इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी राह में रुकावटें हैं, वो जो कुछ करना चाह रहे हैं उसे उन्हें करने नहीं दिया जा रहा, तो आज तो वो ये बात कर सकते हैं और ये अपनी कुर्सी छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन आज से 4 साल बाद जब आप इसी एक्सक्यूज़ पर अगले इलेक्शन में जाएंगे कि हमें काम नहीं करने दिया गया, तो फिर उस एक्सक्यूज़ को कोई नहीं मानेगा। इनके पास पूरे 5 साल हैं, बल्कि 4 साल आप समझ लें, क्योंकि आखिरी साल तो इलेक्शन का साल होता है। देखिए, जो शहबाज गिल साहब बात कह रहे हैं, और मैं उनको बताता चलूँ कि केपी पे मैंने बहुत लिखा है, और माफ़ कीजिएगा, और ख़ास तौर पे नासिर दुरानी साहब पे। पंजाब में आपने पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ किया है, इसलिए आप नासिर दुरानी साहब को हटाना पड़ा, वरना आपके पास बना बनाया पुलिस ऑर्डर 2002 प्रैक्टिकली आज भी एप्लीकेबल है पंजाब में। आपको सिर्फ उसे इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। और मेरी ज़ाती तौर पे आईजी पंजाब से बात हुई है, मेरी ज़ाती तौर पे वहाँ सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई है। आप ना पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने को तैयार हैं, आपने उससे क्या पता चला आपको? नहीं, मैं आप सारी बात तो आपको नहीं इस वक्त मैं बता सकता, लेकिन वो भी उनकी बातों से और दूसरे ऑफिसर्स की बातों से यही अंदाज हुआ कि जब तक आप चीज़ों को बिल्कुल ब्लैंकेट तरीके से पुलिस को वो अथॉरिटी नहीं देंगे, तो वो पुलिस अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकती। नासिर दुरानी साहब ने एक पॉइंट पे इमरान खान से एग्रीमेंट किया था कि आप मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, और ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान खान कि उन्होंने नहीं किया और उन्होंने डिलीवर करके दिया। वही चीज़ आप पंजाब में क्यों नहीं कर पाए? इसलिए कि आपको चौधरीज का ख्याल रखना था, आपको पंजाब में बरादरीज का ख्याल रखना था, तो आप तो फिर वही स्टेटस को की पॉलिटिक्स पे चले गए। आप तो वही के जो है आपने गवर्नमेंट चलानी है। मज़हर, एक तरह से तो आप डॉक्टर शहबाज गिल के आर्गुमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप ये मान रहे हैं खुद अपने आर्गुमेंट में, जो शहबाज गिल भी यही कह रहे हैं कि उनके सामने एक ऐसी कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है जिसमें तेजी से चीजें डिलीवर नहीं हो सकती। उनके सामने एक पॉलिटिकल फील्ड है जो उलझी हुई है, उस पॉलिटिकल फील्ड में उनके पास अक्सरियत नहीं है। नहीं मोहित, तो इसका मतलब है पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। तो जब आप पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो स्टेटस को की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। पीएमएलएन भी तो यही करती थी, पीपल्स पार्टी भी तो यही करती थी। आप स्टेटस को, आसिफ अली जरदारी 5 साल इसलिए चला गए कि उन्होंने तमाम पार्टीज को जो उनका हिसाब था वो पूरा करते रहे। तो आप भी तो चौधरीज को भी खुश करना है, एमक्यूएम को भी खुश करना है, जनूबी पंजाब महाज को भी खुश करना है, तो फिर आप कैसे अपने मैनिफेस्टो को कैसे इन्फोर्स करेंगे? तो फिर तो साबिर शाकिर ठीक कह रहे हैं कि अगर आप अपने मैनिफेस्टो को इन्फोर्स नहीं कर सकते तो आज आप फैसला कर लें। साबिर शाकिर साहब 2007 के बाद से पाकिस्तानी सियासत का और मीडिया का नारा यह था कि हुकूमत जैसी कैसी भी है उसको सरवाइव करना चाहिए, अपने 5 साल मुकम्मल करने चाहिए। ये कहते कहते सब ने पीपल्स पार्टी को टाइम दिया। नवाज शरीफ साहब जब लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनका यही मौक़िफ़ था कि जैसी कैसी भी हुकूमत है जरदारी की अपनी इसको मुकम्मल करे अपनी टर्म, फिर वो चाहते थे वो टर्म मुकम्मल करें। अब ये जो नया आपने बात कर दी है हुकूमत को चले जाना चाहिए, ये तो फिर वो इटालियन स्टाइल जो है ये एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है कि हुकूमतें 2 साल के बाद चली जाएं, फिर कुछ और हो जाए, फिर कुछ और हो जाए, उसका भी तो कोई ठीक नतीजा नहीं है। डॉक्टर साहब एक बात होती है डॉक्टर साहब, एक बात होती है कि हुकूमत को किसी साजिश के तहत गिराया गया है। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि इमरान खान साहब जो उनके सामने मॉडल है वो है मगरब का डेमोक्रेसी का मॉडल। तो वहाँ पे महज़्ज़ब मुल्कों में तो यही होता है, जब आप देखते हैं कि आप अपना मंशूर इम्प्लीमेंट नहीं करवाते तो आप लोगों के पास जाते हैं, दोबारा नया फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये हुकूमत करके कुटी करके बैठ जाएं घर पे, नहीं, वो बताएं कि मेरा ये मंशूर था, मेरे ये रुकावटें हैं, मैं आवाम की
की फलाह बहबूद के लिए आया था, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा, लिहाजा मुझे मेजॉरिटी चाहिए ठीक। और मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। मैंडेट जाके लें। अगर लोगों ने कहा मतलब अगर उनको, लेकिन अगर उनको अंदाजा है कि मैंडेट उनको नहीं लेने दिया जाएगा, ये नहीं मिलेगा, तो फिर ये जो आपकी गैम्बल आप बता रहे हैं, ये गैम्बल तो नहीं हो सकती फिर ये तो जुआ है। पॉलिटिकल लीडर तो डॉक्टर साहब देखें, पॉलिटिकल लीडर तो फिर खेलता है वो, और ये हैं भी कप्तान हैं और वर्ल्ड कप जीते हुए हैं क्रिकेट का, तो फिर ये तो नहीं होता कि आप अगर क्रिकेट में और सियासत में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा आपको भी? तो ये नहीं, वो बार बार मिसालें तो क्रिकेट की देते हैं ना, तो इसलिए अगर वो अपना प्लेयर चेंज करके भी उन्होंने देख लिया और मुख्तलिफ पोजीशनें भी चेंज करके देख ली, अगर नहीं रिजल्ट निकल रहा तो अवाम के पास जाएं और अवाम में उनको मकबूलियत है तो फ्रेश मैंडेट लेके वापस आए, वरना अपोजिशन बेंचों पे बैठ के दोबारा ट्राई करें। तो ये है, बजाय इसके कि आप मफलूज बन के गवर्नमेंट करें, और जो मजहर अब्बास कह रहे हैं कि आज वक्त है, और अगर 3 साल के बाद वो जाएंगे तो ये बात अवाम नहीं सुनेंगे कि जनाब आपके पास वो फिर। अच्छा, एक मुझे बताएं बात, फिर मैं आगे चलता हूं। दूसरी तरफ, आप समझते हैं कि इस वक्त जो मसाइल है इसका हल किसी और जमात के पास है, PMLN के पास या पीपल्स पार्टी के पास, जिस किस्म का इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, जिस तरह से मईशत बैठी हुई है, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं है, इन सब चीज़ों का हल है कोई? देखिए डॉक्टर साहब, अगर इन चीज़ों का हल नहीं है, अगर शहबाज गिल साहब का आर्गूमेंट ही ले लिया जाए, तो फिर अगर आपको पता है तो फिर आप मिसाकी मईशत की ऑफर की, अपोजिशन ने मुख्तलिफ ऑफर्स की, तो फिर मिनिमम एजेंडे पे आप उनको साथ मिला लें और उनके साथ बैठ के बात कर लें। एहतसाब होता रहेगा, अदालतें अपना काम करेंगी, FIA अपना काम करेगा, एंटी करप्शन अपना काम करेगा, नैब अपना काम करेगी, तो फिर मिनिमम एजेंडे पे आके फिर आगे चलें। उससे फिर क्या होगा? नहीं, आपका मतलब है अगर ऑपोजिशन को साथ लेंगे तो फिर इकोनॉमिक हालात बदल जाएंगे क्या? तो फिर वो लेजिस्लेशन वाला मसला खत्म हो जाएगा ना, जो आप कह रहे हैं कि हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। अच्छा, तो ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। ठीक है, दैट्स अ पॉइंट। शहबाज गिल साहब, अगर लेजिस्लेशन ही का मसला है, अगर लेजिस्लेशन के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है, तो फिर क्यों नहीं मिलाते ऑपोजिशन को अपने साथ? अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसी लेजिस्लेशन करें जिससे उनके करंदे जो 35 साल से उन्होंने इस सिस्टम में उतारे हुए हैं, जो हर काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, जो कार्टल्स में बैठे हुए हैं, जिन्होंने सब इदारों को तोड़ा हुआ है, वो हमें हेल्प करेंगे वो लेजिस्लेशन करने में। देखिए, आपने आर्गुमेंट दिया ना कि हम तेजी से प्रोग्रेस नहीं कर सकते चूंकि लेजिस्लेशन नहीं कर सकते। जी, मेरी बात वो तो हमें अवाम, देखिए हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो हमारी विल है ना लेजिस्लेशन करना अकाउंटेबिलिटी के लिए। अपोजिशन की तो है ही नहीं, तो वो हमें हेल्प क्यों करेंगे? लेकिन है नहीं ना 2/3 मेजॉरिटी है वो। एक बात मैं और आपको बता दूं, एक और आप मैं बात बता दूं कि आप कह रहे हैं कि फ़र्क क्या हुआ है। फ़र्क ये हुआ है कि कोई बेकरी वाले को कुट नहीं चढ़ाता। फ़र्क ये हुआ है कि किसी प्राइम मिनिस्टर साहब के बेटे जो हैं वो कहीं से पैसा नहीं ले रहे किसी से ज़बरदस्ती। फ़र्क ये हो रहा है कि किसी मनी लॉन्ड्रिंग में या ड्रग में प्राइम मिनिस्टर के बेटे या उनकी फैमिली के लोग इन्वॉल्व नहीं हैं। फ़र्क ये हो रहा है कि किसी ठेकेदार से अपने नाम पर पैसे लेकर अकाउंटों में जमा नहीं करवाए जा रहे, पार्टी फंड के नाम पर। फ़र्क तो बहुत आया है, गवर्नेंस का भी फ़र्क बहुत आया। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि हमारी ख्वाहिशात और हैं, रियलिटीज़ और हैं। हमारी सोसाइटी की ख्वाहिशात के ऊपर सारे तज्जिए हो रहे हैं। इस सिस्टम के अंदर जिसमें हम मौजूद हैं, एक ही बंदा डिलीवर कर सकता है, वो इमरान खान है। हाँ, इन 5 सालों में उन्होंने पहले भी बहुत डिलीवर किया, आगे भी वो डिलीवर करेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद जब अगली पारी लेंगे, उसमें जो उस टाइम की ग्राउंड रियलिटीज़ होंगी उस हिसाब से फैसले करेंगे। ये तो कोई नहीं कह रहा कि डिलीवर नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पंजाब में कोई फ़र्क नहीं आया, मुझे बताइए पंजाब में क्या पहले की तरह पुलिस अब मैनेज हो रही है कि लोगों के कहने पर तबादला? हमारा खत्म हो गया। डॉक्टर साहब का भी, मज़हर अब्बास साहब का भी, हारून का भी, साबिर शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर जो बहस आपने नाज़रीन सुनी हुकूमत और पॉलिटिकल एनालिस्ट के दरमियान, वो ये है कि शायद गवर्नमेंट का इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है क्रिटिक का, वो हकीकत पसंदाना नहीं है। जो तवक्कुआत रखी जाती हैं, सियासी फील्ड उस तरह से ऑर्गेनाइज नहीं हुई भी है। दूसरा आर्गुमेंट यह है कि अगर सियासी फील्ड ऑर्गेनाइज नहीं हुई है, हुकूमत डिलीवर नहीं करती, तो हुकूमत छोड़ के चली जाए। लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि छोड़ के जाना भी कोई हल इसका नहीं है, क्योंकि मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। फैसला आपका है नाज़रीन, हमेशा यही होता है कम्युनिकेशन में कि लोग सुनते हैं, लोग सुन के फैसला करते हैं कि कौन सा आर्गुमेंट मजबूत है। मैं फैसला आपके ऊपर छोड़ता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।